तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था शॉर्ट क्वेश्चन उसके आंसर के बारे में, लेकिन इस वाले वीडियो में बात करने वाले लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर के बारे में। और देख सकते हैं कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है जब स्टमक की दीवार पे, ओसोफेगस की लाइनिंग पे या तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर छाले पड़ जाते हैं। सोर का मतलब होता है छाले, छाले पड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो डेफिनेशन वही लिखी गई है, ए सोर डेट डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जब छाले जो हैं स्टमक के दीवार के ऊपर या तो ओसोफेगस की दीवार के ऊपर या तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम वाला पार्ट होता है इस वाले पार्ट पे पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो हमारे जो पेप्टिक अल्सर होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक होता है डिओडेनल अल्सर होता है, एक होता है ओसोफेगल अल्सर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है इसको हम स्टमक अल्सर भी बोलते हैं। अब देखो, इसको स्टमक अल्सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो छाले पड़ते हुए स्टमक के जो दीवार होती है, स्टमक के जो अंदर मतलब की दीवार होती है, इसके ऊपर पड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्टमक अल्सर बोलते हैं। और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है इसमें जो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर बोलते हैं, ये हमारे ब्रेक होने लगते हैं। अब जब ये ब्रेक होने लगते हैं तो हमारा जो स्टमक एसिड होता है यह क्या करता है कि हमारे जो स्टमक की दीवार होती है, जो लाइनिंग होती है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो आइए बात करते हैं हम डिओडेनल अल्सर के बारे में। डिओडेनल अल्सर का मतलब होता है कि जब छाले जो है डिओडेनम की लाइनिंग के ऊपर पड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, डिओडेनल अल्सर बोलते हैं। और यहाँ पे अगला आ जाता है ओसोफेगल अल्सर आ जाता है। ओसोफेगल अल्सर का मतलब होता है कि जब हमारे छाले जो हैं ओसोफेगस की लाइनिंग पे, ओसोफेगस की जो अंदर की दीवार होती है उसके ऊपर पड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, ओसोफेगल अल्सर बोलते हैं। और ओसोफेगल अल्सर तब होता है कि जब हमारा स्टमक का एसिड हमारे पहुंच जाता है कहाँ पे, ओसोफेगस के अंदर पहुंच जाता है, तब हमारा क्या हो जाता है, ओसोफेगल अल्सर हो जाता है। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, मतलब कि किन किन कारणों की वजह से हमारा जो है अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। तो सबसे पहला कि एच पाइलोरस इन्फेक्शन, मतलब कि हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको बोलते हैं हिबिस्कस पाइलोरस बोलते हैं। अगर ये हिबिस्कस पाइलोरस बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं तो ये क्या करती है, एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करने का काम करती है। तो हिबिस्कस पाइलोरस जो बैक्टीरिया होती है एसिड को बनाती है, ठीक है। तो अगर इसका इन्फेक्शन हो गया हमारे स्टमक के अंदर तब भी हो सकता है। अगर जो है लॉन्ग टर्म से, मतलब कि लंबे समय से कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आप ले रहे हैं तब भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब भी हो सकता है। अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तब भी हो सकता है। अगर स्टमक कैंसर है तब भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर एसिड रिफ्लैक्स हो रहा है, एसिड रिफ्लैक्स का मतलब होता है कि जब हमारा एसिड जो होता है यह हमारे पहुंच जाता है कहाँ पे, ओसोफेगस के अंदर पहुंच जाता है या तो हमारे डिओडेनम के अंदर पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, एसिड रिफ्लैक्स बोलते हैं। तो अगर एसिड रिफ्लैक्स होता है तब भी जो है पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी या पेप्टिक अल्सर के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आने वाला, अगले सब्जेक्ट का आने वाला है, वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले आ जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख लें और एग्ज़ाम को और अच्छे तरीके से लिख करके आएँ। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं देता हूँ सारी कंटेंट जो होता है बहुत ईजी लैंग्वेज में देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। और अगर इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है जो पेप्टिक अल्सर है वो कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो हमारा पेप्टिक अल्सर होता है कई सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एच पायरोली जो बैक्टीरिया होती है इसका इन्फेक्शन हो गया हमारे, मतलब कि पेट के अंदर हो गया,
तब भी हो सकता है। अगर आप लंबे समय से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले रहे हैं तब भी हो सकता है। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है कि हमारा पेप्टिक अल्सर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एच पायरोलिस इन्फेक्शन जो होता है हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, एच पायरोलिस जो बैक्टीरिया है हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो ये हमारी एच पायरोलिस जो बैक्टीरिया होती है अपने अंदर से एसिड निकालने का काम करती है, मतलब कि एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देती है। जब हमारे क्या होगा कि स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रेशन कौन करेगी, ये जो बैक्टीरिया है बहुत ज़्यादा क्या करेगी, एसिड को रिलीज करेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एसिड की मात्रा हमारे स्टमक के अंदर बढ़ने लगेगी और ये एसिड क्या करता है कि जो हमारा स्टमक की लाइनिंग होती है या जो मतलब डिओडेनम की लाइनिंग होती है या ओसोफेगस की जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर मतलब कि छाले जैसे पड़ने लगते हैं, सोर जैसे होने लगते हैं और उसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। यहीं पे लिखा गया अल्सर फॉर्मेशन, मतलब कि अल्सर वहाँ पे क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। ठीक है, अगर किसी को अल्सर हुआ तो कौन कौन से उसको लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहला क्या है कि उसको एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि अगर छाले पड़ जाते हैं, आप देखे होंगे अगर जीभ के अंदर ही छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो कितने दर्द होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पेट के अंदर या तो डिओडेनम के अंदर, ओसोफेगस के अंदर छाले पड़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, नौजिया होती है, मतलब कि जी मिचलाता है, ब्लॉटिंग होने लगता है, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होने लगता है, हार्ट बर्न मतलब कि सीने पे जलन होगी। और सीने पे जलन तब होती है कि जब हमारे स्टमक का एसिड हमारे कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारे ओसोफेगस में पहुंच जाता है, तो हार्ट बर्न होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है। ये सारे जो है सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में मतलब कि अगर आपको मतलब किसी को अल्सर हुआ तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उससे बोलना कि भैया आपको स्मोकिंग नहीं करना, आपको अल्कोहल नहीं लेना है। ठीक है, आपको क्या करना, कोई एसिडिक फूड नहीं लेना, मतलब कि ऐसा फूड जिसके अंदर एसिड हो उसको नहीं लेना। जैसे मान लीजिए नींबू आपको नहीं लेना है, संतरे आपको नहीं लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करने हैं। और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने हैं, आपको एंटासिड लेनी है। एंटासिड में जैसे हमारा आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा। ठीक है, आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले सकते हैं, जैसे ओमिप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, लैंसोप्राजोल हो गया, इन सारे मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और H2 ब्लॉकर्स में जैसे हमारी रेंटनेडिन आती है, सिमेटेडिन आती है, फेमेटोडिन आती है, इन सारे मेडिसिन का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया कि आप डायबिटीज़ मिलाइटिस का एक पैथोजेनेसिस के बारे में आपको एक डिटेल नोट्स लिखनी है। तो आइए बात करते हैं कि हमारा डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से उसके सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से उसकी ईटियोलॉजी होती है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, सभी सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस होता क्या, और वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। डायबिटीज़ का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जब हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसको आप प्यार से शुगर बोलते हैं। और इस मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटस को एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हाइपर वर्ड का मतलब होता है क्या, हमारा हाई होना, और ग्लाइसीमिया वर्ड का मतलब होता है क्या, ग्लूकोज लेवल। तब जब ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जो हाइपरग्लाइसीमिया होती है या डायबिटीज़ होता है, किन कारण की वजह से होता है। तो हमारा जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मतलब कि डायबिटीज़ जो होता है, ये हमारे जो बीटा सेल्स होती है, अगर बीटा सेल्स प्रॉपर जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो ये अपने अंदर से इंसुलिन को नहीं निकालती, सही अमाउंट में इंसुलिन को नहीं निकालती, जिससे हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं। और उस कंडीशन में हमारा ग्लूकोज का लेवल जो होता है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे कैसे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पैनक्रियाज है, अब पैनक्रियाज में इसको बोलते हैं क्या, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। अब इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को अगर मैं जूम करके इस तरीके से बनाऊं एक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को, तो उसमें 3 तरीके की सेल दिखती है। तो उसमें एक होती है अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है, एक डेल्टा सेल होती है। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को रिलीज करती है, बीटा सेल यही हमारा इंसुलिन को निकालती है, और सोमेटोस्टैटिन डेल्टा सेल से निकलती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करने वाले बीटा सेल के बारे में। तो हमारी बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है, ब्लड के अंदर इंसुलिन को रिलीज करने का काम करती है। अब ये जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल रहता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है। अब सपोज डेट कि हमारी ये जो बीटा
बीटा सेल है ये हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमारा इंसुलिन यहाँ पे निकलेगा नहीं। अब जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और वो हमारे नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं डायबिटीज़ बोल देते हैं। समझ गए सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में बना बना के आपको सारी चीज़ें लिखनी है। अब देख लीजिए, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। तो हमारी जो डायबिटीज़ होती है दो तरीके की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IDDM बोलते हैं। हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ ले कि IDDM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको जरूर से ही पढ़ लीजिएगा। अब देख लीजिए, दूसरा आता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज आता है और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में NIDDM बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, सबसे पहले बात करेंगे हम टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। मतलब कि ये जो डायबिटीज़ होती है यह हमारी पूरी इंसुलिन के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है एक तरीके की क्रोनिक कंडीशन होती है, मतलब सीवियर कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बीटा सेल होती है यह इंसुलिन को बहुत ही कम मात्रा में, मतलब कि ना के बराबर इंसुलिन को रिलीज़ करती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे ग्लूकोज का लेवल जो होता है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, अब ये हमारी मान लीजिए यहाँ पे बीटा सेल है। अब ये बीटा सेल क्या हो गई, मान लीजिए डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये इंसुलिन को ना के बराबर निकाल रही, मतलब कि रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ पे इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो ये हमारे ब्लड के अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो हमारा लगातार बढ़ता चला जाएगा और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि इट इज कॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। जब हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा इंसुलिन नहीं निकलता हमारे बीटा सेल से, मतलब कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है और जिसके वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और उसके वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का जो लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता चला जाता है और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं उसके 10% केसेस मतलब कि देखने को मिलते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे, दूसरा आ जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने लिख दिया कि हमारा जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है यह बच्चों और यंग पीपल में होते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज आ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। और ये मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो बीटा सेल हैं, ये जो बीटा सेल होती है पैनक्रियाज की बीटा सेल हैं, ये इंसुलिन को तो रिलीज करेंगी लेकिन हमारी बॉडी जो होती है इसको यूटिलाइज नहीं करती, इसको यूज नहीं करती है। और फिर क्या होता है कि जब यहाँ से इंसुलिन निकल रहा है लेकिन ये हमारे ब्लड के अंदर जा रहा है, लेकिन हमारा जो बॉडी की सेल्स होती है वो इसका यूज ही नहीं कर रही, उसका यूटिलाइजेशन ना कर रही है, तो हमारा धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी जो बीटा सेल है खुद थक जाती है कि भैया हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती। तो वही लिखा है, इट इज अकर्स व्हेन द बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन करेक्टली। मतलब कि हमारा जो टाइप 2 डायबिटीज तब होता है कि जब हमारा बॉडी जो होती है वह सही अमाउंट में मतलब कि इंसुलिन का यूज नहीं करती है और जिसके वजह से शुगर लेवल हमारे ब्लड का बढ़ने लगता है और उस कंडीशन में हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। अब ये और इसके जो केसेस देखने को मिलते हैं 90% केसेस इसी को देखने के मिलते हैं। तो अब देख लीजिए, बात करते हैं कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, मतलब कि क्या क्या इटियोलॉजी है, क्या क्या कारण है जिसके वजह से डायबिटीज़ होती है। सबसे पहले है कि ऑटो इम्यून रिएक्शंस के द्वारा, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल होती है मतलब कि बीटा सेल पे अटैक कर देता है, जिसके वजह से हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंसुलिन को कम बनाती है। और इसमें क्या होता है कि इसके वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। दूसरा कि अगर आपके किसी की फैमिली में हुआ है, ठीक है, तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। तीसरा कि अगर आपकी बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई है तब क्या होगा कि इंसुलिन हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके वजह से ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता चले जाएगा और उस कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाएगी। तीसरा कि अगर पैनक्रियाज के अंदर कोई इंजरी हो गई तब भी डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तब भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं तब भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तब भी डायबिटीज़ हो सकता है। और जो स्ट्रेस वाला मतलब
मतलब कंडीशन इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, आपको सारी चीज़ें जो है आराम से करनी है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से डायबिटीज़ होने स्टार्ट हो गए हैं। आप देख लीजिए, बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि जो डायबिटीज़ होती कैसे है, इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ होती कैसे है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, क्या करता है, जो पैनक्रियाज की बीटा सेल होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब बीटा सेल हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी पैनक्रियाज की, तो वो क्या करता है कि इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है, मतलब कि इंसुलिन को ना के बराबर बनाएगा, तो जिसके वजह से क्या होता है, हमारे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और जैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मतलब कि जो मतलब ग्लूकोज का लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता चला जाएगा, और उस कंडीशन में टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए हमारा पैनक्रियाज है। अब ये पैनक्रियाज के अंदर पाई जाती है इस तरीके से आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है। अब इसी आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को मैंने इस तरीके से बना लिया। इसमें 3 तरीके की सेल होती है, तो मैंने एक ही सेल को इसमें दिखाया। मान लीजिए ये बीटा सेल हमारी है। अब बीटा सेल क्या करती है, अपने अंदर से इंसुलिन बनाने का काम करती है, इंसुलिन को निकालने का काम करती है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या इम्यून सिस्टम है, कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हाइपर एक्टिव हो जाता है, और ये हाइपर एक्टिव होने के बाद क्या करता है कि जो बीटा सेल होती है इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब जैसे ही बीटा सेल के ऊपर अटैक करता है तो बीटा सेल हमारी डिस्ट्रॉय होना, इस तरीके से खत्म होना कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ही मतलब कि मरना स्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है हमारी बीटा सेल, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो इंसुलिन है इसका सिक्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे इसका सिक्रेशन डिक्रीज होगा तो हमारे ब्लड के अंदर जो इंसुलिन है, इंसुलिन की मात्रा कम जाएगी, मतलब कि जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो हमारा कम होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारा क्या होगा, ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाएगा, और हमें क्या हो जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है ये तब होता है जब आप पुअर डाइट लेते हैं, जैसे रोज़ बर्गर, मोमोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है कि हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पुअर डाइट लेते हैं, लैक एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, इंसुलिन डज नॉट वर्क वेल, मतलब कि हमारे बॉडी में इंसुलिन तो रिलीज़ करेगी हमारी बीटा सेल, लेकिन वो हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं करेगी, इंसुलिन वहाँ पे वर्क नहीं करेगी, जिससे क्या होगा कि हमारा पैनक्रियाज धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, थक जाएगा, मतलब कि टायर्ड का मतलब होता है थक जाएगा, और इंसुलिन को बनाना ही बंद कर देगा। अब जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल जो होता है हमारा बढ़ने लगता है हमारे ब्लड के अंदर, और जिसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हमें हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में, मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो आप देख के कैसे पता लगाएंगे उसको डायबिटीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ रहता है तो उसको क्या होती है, पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम रहती है। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि जब बार बार यूरिनेशन होता है, जब बार बार टॉयलेट लगती है, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको क्या होगा, बार बार प्यास लगेगी, जो जिसको बोलते हैं पॉलीडेप्सिया बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको कोई भी चीज़ें साफ तरीके से नहीं दिखती, ब्लड चीज़ें दिखने लगती हैं, ठीक है। उसको चक्कर आता है, हेडेक होने लगता है, स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत ज़्यादा होता है, और उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, और उसका जो वेट है वो धीरे धीरे करके लॉस होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है, ठीक है, तो उसको आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे सकते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब होता है कि एक ऐसा एजेंट जो क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। और ओरल वर्ड का मतलब होता है जिस ड्रग फार्मूलेशन को आप मुंह के थ्रू लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। जैसे हमारा मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिम्प्राइड हो गया, तो ये सब हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में आ जाते हैं। और इसमें आ गया कि इंसुलिन के इंजेक्शंस आते हैं, उसको आप ले सकते हैं। हेल्दी डाइट आपको लेने, आपको बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। और क्या करना कि आपको अल्कोहल छोड़ने पड़ेंगे, स्मोकिंग करना छोड़ने पड़ेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करने पड़ेंगे,
और जिसके अंदर शुगर की मात्रा रहती हो उन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना, उन सारी चीज़ों को नहीं लेना है और आपको अपना वेट को कंट्रोल करना। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट हो गए। अब देख लीजिए, बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्या करिए कि जो एपिलेप्सी होता है और जो डिप्रेशन होता है इसके सिम्टम के बारे में लिखिए और इसके पैथोजेनेसिस मतलब कि इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब करिए, डिटेल में लिखिए। और एग्जाम में 10 मार्क्स में कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी को लोग बोलते हैं मिर्गी बोलते हैं। तो एपिलेप्सी जो होता है एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो सीजर होते हैं वो बार बार आने लगते हैं। सीजर का मतलब होता है झटका, और झटके में क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है या सडनली ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो मूवमेंट होता है, बिहेवियर होता है, फीलिंग होता है, अवेयरनेस होता है, ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेन की अफेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं हम सीजर बोलते हैं। तो हमारी जो एपिलेप्सी होती है एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें जो सीजर होते हैं बार बार आते हैं और जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वह हमारे एब नॉर्मल प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसके वजह से हमारा ब्रेन के सेल जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं और उस कंडीशन को बोल देते हैं हम एपिलेप्सी बोल देते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे बात करेंगे कॉजेस के बारे में, मतलब कि एपिलेप्सी किन किन कारणों की वजह से होता है। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स हो गया। जेनेटिक फैक्टर में अगर किसी के मतलब कि किसी के पेरेंट को हुआ है तो उनके बच्चों को भी हो सकता है। दूसरा कि ब्रेन इंजरी अगर आपको हुई है, ब्रेन इंजरी में जैसे ट्यूमर हुआ है या तो स्ट्रोक हुआ है, तो उसके वजह से भी हमारा एपिलेप्सी हो सकता है। अगर ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है। अब देख लीजिए, बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि हमारा जो एपिलेप्सी होता कैसे है इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो एपिलेप्सी जो होता है यह हमारे कई सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, जैसे अगर ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गए हैं, अगर ब्रेन के अंदर इंजरी हो गए हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है कि हमारा एपिलेप्सी होता है। अब सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि ब्रेन के अंदर अगर इंजरी हो गई या इन्फेक्शन हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स का जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो हमारा अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब कि हमारे जो न्यूरॉन्स हो जाते हैं वो हमारे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, और जिससे क्या करते हैं कि वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करने लगते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको फास्ट कर देते हैं, और जिसके वजह से क्या होते हैं, सीजर आते हैं। और यही सीजर जब बार बार आते हैं तो क्या होता है, एपिलेप्सी हो जाता है। समझ गए सारी चीज़ें। तो इसको ऐसे करके बना करके आप आराम से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे यहाँ पे सिम्टम के बारे में। तो अगर किसी को एपिलेप्सी हुआ तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला कि जो उसके मतलब कि आर्म होंगे और जो लेग होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे मोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ट्विस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखेंगे अगर किसी को मिर्गी आती है तो क्या होता है कि उसके पैर और में ऐंठन होने लगती है, एकदम मोड़ने लगता है तेज़ी से। तो वो सारी प्रॉब्लम होने लगती है, अचानक से होती है, और उसको कन्फ्यूज़न होने लगता है, कोई भी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है। नौजिया का मतलब होता है मुंह से एकदम जैसे उल्टी जैसे चीज़ें निकलने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, जी मिचलाने लगता है। डाइजेनिस का मतलब होता है चक्कर आने लगता है, और उसका जो कॉन्शियस होता है, उसका जो माइंड होता है, उसको सही तरीके से काम नहीं करता है। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब कि अगर किसी को सीजर आते हैं, मतलब कि अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसके लिए आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या तो एंटी सीजर ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को मतलब कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना कि बार बार क्या कहना, उसको सुलाना, नींद वाली दवा ववा दे के, ठीक है, उसको गेट इनफ स्लीप, मतलब उसको क्या करना है कि बार बार सुलाने की कोशिश करना है। और अगला दिया गया कि अगर किसी को एपिलेप्सी हुआ तो उसको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अब देख लीजिए, दूसरी चीज़ें पूछी गई कि डिप्रेशन होता क्या है। और डिप्रेशन तो सबको पता होगा, जिसके पास बाबू है उसको पता जरूर से होगा डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन जो होता है एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वह सैड फील करता है, उसको किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो देख रहा है मेरी वाली, अगर उसकी बाबू गुस्सा है तो उसको देखने में वीडियो इंटरेस्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसको गिल्टी फील होगा, जैसे लगेगा मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, ठीक है। उसका जो स्लीप होगा, मतलब कि जो सोने वाली साइकिल है, सोने और जगने वाली साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको भूख नहीं लगेगी, उसकी जो फीलिंग्स होती है और जो उसको बार मतलब कि फीलिंग जो होगी वह डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो टायर्डनेस, मतलब कि उसको बार बार थकावट जैसी सारी चीज़ें
फील होंगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन बोलते हैं। अब देख लीजिए इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, तो मतलब कि किन किन कारणों की वजह से होता है। मतलब सबसे पहला कारण क्या है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कि अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपके बाबू ने आपको कुछ कह दिया है तब भी आपको हो सकता है डिप्रेशन। अगर आपको कोई लोग ताना मारते हैं कि आप फिजिकली फिट नहीं, आप बहुत दुबले दिख रहे हैं, तो उसके वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आप पुअर डाइट लेते हैं, सही तरीके से खाना वाना नहीं खाते हैं, तो उसके वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सही तरीके से आप सोते नहीं हैं, तब भी डिप्रेशन हो सकता है। सबसे मेन कारण है कि आपको 6 घंटे सोने जरूरी हैं। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। अगर आपके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, आप अगर अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन प्रॉब्लम है तब भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। जेनेटिक मतलब कि अगर किसी के मतलब कि फैमिली के अंदर किसी को हुआ तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप क्या होते हैं, सब्सटेंस एब्यूजर, मतलब कि आपको कोई भी चीज़ें से मतलब कि क्या लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो उसके वजह से भी अगर वो चीज़ आपको बार बार करनी पड़ती है तो उसके वजह से भी डिप्रेशन हो सकते हैं। आप देख लीजिए, बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। मतलब अगर किसी को डिप्रेशन हुआ तो उसको सैड सैड फील होगा, ठीक है, उसको किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको लगेगा कि मैं ही दुनिया में सबसे बड़ा अपराधी हूँ, ठीक है। उसका जो स्लीप होगा, मतलब कि सोने जागने की जो साइकिल होती है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको चक्कर आएगा, ठीक है। मतलब कि उसको ये मन करेगा, ठीक है, मैं क्या करूँ, सुसाइड कर लूँ, मैं कहीं से कूद के मर जाऊँ, कहीं पे पानी में चला जाऊँ, फांसी लगा लूँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स उसके अंदर, ये सारी थॉट्स उसके अंदर आने लगते। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा जीवन में खुश रहना और खुश होके ही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। देखिए, देने वाला कौन है, ईश्वर है, ठीक है। जो करेगा ईश्वर वो अच्छा करेगा, ठीक है। तो बस ईश्वर के ऊपर क्या करना है, सारी चीज़ें छोड़ देना है और अपने काम के लिए निरंतर जो है मेहनत करनी है। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखेंगे डिप्रेशन का, जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि डिप्रेशन जो है होता कैसे है। तो हमारा जो डिप्रेशन होता है ये हमारे कई टियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, अगर मान लीजिए आप पुअर डाइट लेते हैं, आपका मतलब फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आपका जेनेटिक मतलब कि आपकी फैमिली में किसी को अगर डिप्रेशन होता था तो आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपके मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारे हो गए क्या, सेरोटोनिन हो गए, डोपामीन हो गए, ये सारे इम्बैलेंस होने लगते हैं, सारे चीज़ें डिक्रीज होने लगती है। और जब सेरोटोनिन और डोपामीन क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप सैड फील करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको मतलब कि हंसी आएगी ही नहीं, आपको मन करेगा मैं जाके सुसाइड कर लूँ, ठीक है, या तो आपको लगेगा कि मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ। ये सारी चीज़ें फीलिंग होने लगती है, क्योंकि डोपामीन सेरोटोनिन को बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। अगर यही हैप्पी हार्मोन्स अगर हमारे बॉडी में कम हो जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस जो होता है वह बढ़ने लग जाएगा और जिसके वजह से डिप्रेशन हो जाता है। समझ गए सारी चीज़। आप देख लीजिए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर किसी को डिप्रेशन हुआ तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको मतलब कि 6 घंटे तो डेली आपको सोना है। और आपको क्या करना है, अकेले नहीं रहना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी, अकेले नहीं रहना आपको, मतलब कि अल्कोहल स्मोकिंग ये सारी चीज़ें नहीं करना बाबू के चक्कर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देख लीजिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया, राइट द कॉजेज एंड प्रिवेंशन मेथड ऑफ एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज होती क्या है, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, उसका प्रिवेंशन कैसे कैसे करेंगे, मतलब उसको रोकेंगे कैसे, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डिटेल में समझने वाले, क्योंकि 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले एल्जाइमर होता क्या है। एल्जाइमर जो होता है एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन की जो धीरे धीरे करके उसकी मेमोरी, उसकी थिंकिंग पावर, उसकी लर्निंग पावर और स्किल सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती है, खत्म होने लगती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, एल्जाइमर बोलते हैं। जैसे आपने सैयारा मूवी देखा होगा, उसमें जो लड़की है धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलने लगती, तो वही हमारा क्या होता है, एल्जाइमर होता है। समझ गए। तो सैयारा मूवी आपका यहाँ पे काम दे दी है। तो आइए बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, मतलब किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहला कारण है, अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ है तो आपको हो सकता है। अगर आपको डाउन सिंड्रोम है तब भी हो सकता है। अगर आप सही तरीके से सोते नहीं हैं, ठीक है, उसके वजह से भी हो सकता है।
अगर आपको क्या है कि पोस्ट हेड ट्रॉमा मतलब कि आपके ब्रेन के अंदर कोई भी चोट लगी हो, ठीक है, या तो ट्रॉमा हो, ठीक है, उसके वजह से हो सकता है। अगर मतलब कि जो पर्सन्स है उसकी एज के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उसके वजह से हो सकता है। अगर डायबिटीज़ या डिप्रेशन अगर हेड के अंदर इंजरी है तो इन सारे कारणों की वजह से भी हमारा एल्जाइमर हो सकता है। अब देख लीजिए, बात करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में, मतलब कि जो एल्जाइमर डिजीज़ होती कैसे है इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले। तो हमारी जो एल्जाइमर डिजीज़ होती है हमारे कई सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके हेड के अंदर इंजरी हुई है, या तो अगर आपको डाउन सिंड्रोम हुआ, अगर आप सही तरीके से सोते नहीं, तो इन सारे कारणों की वजह से हमारा एल्जाइमर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट अगर आपको क्या हुई कि हेड इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो नर्व सेल होती है इसके अंदर हमारे दो प्रोटीन एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और उस प्रोटीन को बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल बोलते हैं, और हम बोलते हैं बीटा एमलॉइड प्रोटीन बोलते हैं। और यही दोनों प्रोटीन क्या होती है कि हमारी जो नर्व सेल होती है इसके अंदर एक्यूमुलेट होने लगती, कलेक्ट होने लगती, इकट्ठा होने लगती हैं, जिसके वजह से हमारी जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होती है वो अपने अंदर से एसिटाइल कोलिन को निकालना बंद कर देती हैं। और जैसे एसिटाइल कोलिन निकालना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे करके हमारी जो मेमोरी होती है, मतलब कि भूलने वाली प्रक्रिया जो होती है, और लर्निंग की जो पावर होती है, थिंकिंग की जो पावर होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके वजह से अल्जाइमर हो जाता है। तो एसिटाइल कोलिन को निकालना, तो आपको इन सारी चीज़ों को नहीं करना है। स्मोकिंग तो एकदम नहीं करनी है, डिप्रेशन में एकदम नहीं जाना है, हेडेक इंजरी से हमेशा बचनी है। अब देखिए, बात करेंगे हम सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर के बारे में, मतलब अगर किसी को एल्जाइमर है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो आपको सैयारा वाली मूवी याद करके ही एग्जाम में लिखनी है। तो क्या क्या हुआ था सैयारा वाली मूवी में, ये आप जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि सैयारा मूवी हम देखे होंगे, उस लड़की को जिसको मतलब कि एल्जाइमर हुआ था, ठीक है, उसके धीरे धीरे करके मेमोरी लॉस होने लगती है, मतलब कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और उसको क्या होता है कि विजुअल चेंजेस होने लगते हैं, मतलब कि यहाँ पे सोचती ये चीज़ें थी लेकिन वो चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। उसको बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है, लिखने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसको मतलब कि जो टाइम और प्लेस का कन्फ्यूजन होने लगता है, देखती है कि क्या नाम है समय इतना था फिर ये चीज़ें हुई थी, ऐसे उसको मतलब कि इमेजिन होने लगता है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं। और पुअर जजमेंट करता है। पुअर जजमेंट का मतलब होता है सही निर्णय नहीं ले पाता है। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन में क्या करना कि आपको एल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं लेना, पुअर डाइट नहीं लेना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। तो अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो इसके लिए क्या करना है कि ट्रीटमेंट के लिए आपको कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स आते हैं, मतलब कि जो कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, और इसके वजह से हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। इसमें हमारी मेडिसिन लिखी गई हैं। और आपको सेडेटिव ड्रग और हिप्नोट्रिक ड्रग भी नहीं लेना है। सेडेटिव ड्रग का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो नींद लाती है, तो नींद लाने वाली आपको दवा नहीं लेनी है। और अगर आपको क्या करना है कि अल्जाइमर से बचना, तो आपको ऐसी एरिया में जाना जहाँ पे शांति रहे, ठीक है, और आपको अकेले नहीं रहना। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आप आसानी से लिख सकते हैं। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यहाँ पे 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले एक साथ। यहाँ पे पूछा गया क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखने हैं, 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर आगे पूछा गया कि जो सिकल सेल एनीमिया होती है इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में लिखिए, और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। फिर आगे पूछा गया कि जो हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताइए, और एनीमिया होती क्या है इसके बारे में बताइए। तो आइए तीनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड, मतलब कि जब हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी मतलब कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एनीमिया बोलते हैं। और आप समझ लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मतलब कि अगर आरबीसी की संख्या कम है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की संख्या कम है, और जो हमारे हीमोग्लोबिन के जो एक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे 4 इस तरीके से प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। एक होता है हमारा अल्फा 1 होता है, एक अल्फा 2 होता है, एक हमारा बीटा 1 होता है, एक हमारा बीटा 2, मतलब कि 4 प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब इस यूनिट के अंदर जो हमारी हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स होता है, इसके अंदर इस तरीके से 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और चारों और एक आयरन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक एक ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के हमारे सेल्स के पास, हमारे टिश्यू के पास ले जाने का काम करते हैं। अब मान लीजिए कि इसी आरबीसी की
संख्या अगर कम हो जाती है मतलब कि हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन को हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी के टिश्यू होते हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनके पास कम ले जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होने लगेंगी, हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं और धीरे धीरे करके डेथ होने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि जब क्या होता है कि आरबीसी की संख्या मतलब कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स के पास या हमारे टिश्यू के पास या हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके पास कम से कम पहुँचेंगे, और जिसके वजह से हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, और जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की सेल्स धीरे धीरे करके डेथ होने लग जाती है। अब देख लीजिए, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया हमारी 6 तरीके की होती है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आ जाता है, दूसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है, तीसरा सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, चौथा आ जाता है थैलेमिया आ जाता है, और यहाँ पे अगला आ जाता है हार्बिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया आ जाता है, फिर आ जाता है हीमोफीलिया आ जाता है। तो एक एक के बारे में मतलब कि आपको समझना है। तो सबसे पहले सभी की डिफिनेशन बच लिखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि आप क्या करिए, जितने टाइप की एनीमिया होती है उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके लिख दीजिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती क्या है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मतलब होता है जब हमारे ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा कम होने लगती है, उसको बोलते हैं क्या, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। और ये आयरन के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने बोला कि जो हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर 4 हमारे क्या पाए जाते हैं, आयरन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और यही आयरन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको ले जाने का काम करते हैं, पकड़ पकड़ के यही ले जाएंगे। तो आयरन जो होता है यह हमारा बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, और यही क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में मदद भी करता है। और जो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, चार आयरन के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कंटेन करने का काम करते हैं। और एक मॉलिक्यूल्स मतलब कि एक आयरन का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एक एक ऑक्सीजन को पकड़ के हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारे जो बॉडी के टिश्यू होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके पास ले जाने का काम करते हैं। तो अब देख लीजिए, दूसरा आ जाता है हमारा क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है कि जब हमारा क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर इमेच्योर मतलब कि पूरी तरीके से मेच्योर नहीं रहेंगे, और इमेच्योर और लार्ज आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है, उसको बोलते हैं क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। आप पढ़े होंगे, जब आप पढ़े होंगे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में, एक वहाँ पे आपने वर्ड पढ़ा होगा मेगालोब्लास्ट पढ़ा होगा। मेगालोब्लास्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी आरबीसी जो हमारी इमेच्योर रहती है, लेकिन जैसे ही वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाती है, वहाँ पे रहती है, कम से कम 1 हफ्ते तक रहती है, वो हमारा मेच्योर हो जाती है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है, और आरबीसी हमारा इमेच्योर बन रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अगला आ जाता है हमारा सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया मतलब जो होता है एक तरीके का जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आरबीसी होती है, इसकी जो साइज होती है वो हमारा बनाना शेप का हो जाता है, या तो हमारे सी शेप का हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। और जो सिकल सेल एनीमिया होती है, जो सिकल सेल होती है मतलब कि जो आरबीसी होती है जिसका आकार हमारा इस तरीके से बनाना शेप का हो जाता है या तो सी शेप का हो जाता है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती हैं। जब ऑक्सीजन को नहीं कैरी करेंगी तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होने लगेंगे, पेन होने लगेंगी, हाइपोक्सिया होने लगेंगे, जो हमारी ब्रीदिंग होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे अगला जो हमारा यहाँ पे आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, थैलेमिया बोलते हैं। थैलेमिया जो होता है 2 नंबर में पूछा जाता है। थैलेमिया जो होता है तरीके का जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है मतलब कि जो आरबीसी होती है उसकी जो साइज होती है वो हमारी एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारी नॉर्मल आरबीसी है और यहाँ पे हमारे थैलेमिया आरबीसी है, मतलब कि जो आरबीसी नॉर्मल के कंपेयर में क्या होता है, इसकी साइज जो होती है अलग हो जाती है। तो वही लिखा गया, थैलेमिया इज द जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर इन विच बॉडी डज नॉट मेक इनफ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म एबनॉर्मल आरबीसी। मतलब कि जब हमारी बॉडी जो होती है सही अमाउंट में मतलब कि सही तरीके से आरबीसी को नहीं बनाती है, उस कंडीशन में क्या होगी कि आरबीसी की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर घटने लगती है, और जिसके वजह से हमारी एबनॉर्मल आरबीसी यहाँ पे क्या होती है, बनने लगती है। उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, थैलेमिया बोलते हैं। समझ गए सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप एग्जाम में लिख के आएंगे क्योंकि पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, आगे आ जाता है हमारा हीमोफीलिया आ जाता है। हीमोफीलिया जो होता है एक तरीके का जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसका क्लॉट नहीं बनता। जैसे कि आप
आपको पता कि अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो यहाँ पे जो ब्लड मतलब कि निकलना स्टार्ट हो जाता है और देखते हैं आप 5 से 6 मिनट के बाद हमारा ब्लड ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड जो होता है कंटिन्यू निकलता रहता है, ये बंद नहीं होता, तो उसको बोलते हैं क्या, हीमोफीलिया बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, जो मैंने यहाँ पे बताया वेरियस टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में डिटेल में ऐसे लिख दीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा गया सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में लिखने के लिए यहाँ पे पूछा गया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है मैंने बता भी दिया है। अब इसके देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि सिकल सेल एनीमिया के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में लिखे। तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर इन विच आरबीसी बिकम सिकल सेल सेप, मतलब कि जो सिकल सेल एनीमिया होती है एक ऐसा जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है, इसमें जो आरबीसी होता है इसका जो शेप होता है वह हमारा बनाना शेप का हो जाता है या तो सी शेप का हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। और अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है मतलब कि जो सिकल सेल होती है ये आरबीसी को कंटेन नहीं करती, आरबीसी को कैरी करने का काम नहीं करती है, और जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर पेन्स होने लगते हैं और अदर प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे हाइपोक्सिया होने लगती है, सांस फूलने लगती है, ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं हम यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के कॉजेस के बारे में। ठीक है, किन किन कारणों की वजह से हमारा जो है सिकल सेल एनीमिया होता है। सबसे पहला कारण है कि अगर किसी को फैमिली में हुआ है तो आपको भी हो सकता है। अगर क्या है कि किसी भी पर्सन के म्यूटेशन मतलब कि जीन में चेंजेस हुआ है, डीएनए में चेंजेस हुआ है तो उसके वजह से हो सकता है। अगर किसी भी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन एस का फॉर्मेशन हो गया तब भी उसको जो है सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन एस होता है ये हमारा क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन मतलब कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये हमारा क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन ये हमारा सॉल्युबल नहीं होता, लेस सॉल्युबल देन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, मैंने लिख दिया है। तो अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब सिकल सेल एनीमिया होती कैसे है। अब मान लीजिए कि क्या हो गया, हेरिटेड मतलब कि एचबीएस का फॉर्मेशन हो गया हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि जो हमारे हीमोग्लोबिन एस है इनका फॉर्मेशन अगर हमारे बॉडी के अंदर हो गए, किनसे हुए, अगर मान लीजिए किसी भी पेरेंट को हुआ था, जैसे मान लीजिए कि क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लड़का है, इसके पापा के अंदर क्या है, इसके पापा के अंदर सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो इसका जीन क्या होगा अगर इसके अंदर चला जाता है, मतलब कि इसके अंदर किसका फॉर्मेशन था, एचबीएस का फॉर्मेशन था, हीमोग्लोबिन एस का फॉर्मेशन था, तो यही जीन जो अगर इसके अंदर चला जाता है, इसके बच्चे के अंदर चला जाता है, तो देख लीजिए होता क्या, तो उसके अंदर जाएगा, मतलब कि वो भी क्या करेगा, उसके अंदर जो जीन गया था, बच्चे के अंदर जो जीन गया था, अब वो भी क्या करेगा, यहाँ पे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन बनाएगा जिसकी साइज शेप सही नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारे रेड ब्लड सेल होंगे अब इसका शेप जो होगा बनाना शेप का होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बनाना शेप का हो जाएगा तो मतलब कि वो जो हमारे आरबीसी होंगे वो हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या होने लगेंगे, चिपकने लग जाएंगे, स्टिकी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे करके हमारी जो ब्लड वेसल्स होंगी वो हमारी धीरे धीरे करके ब्लॉक होने लग जाएंगी, जिसके वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाएगी, मतलब कि हमारे टिश्यू के पास, हमारे बॉडी के आर्गन्स के पास, हमारे बॉडी के सेल्स के पास ऑक्सीजन सही अमाउंट में पहुंचेगी नहीं, जिसके वजह से हमारे बॉडी के जो आर्गन्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन को बोल देते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। मतलब सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। तो हमने बोला क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी मतलब कि पिता है उसको क्या है, उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, तो उसके बच्चे के अंदर मान लीजिए कि जो हमारा एचबीएस जो जीन है अगर वो चला जाता है, पेरेंट से बच्चे के अंदर चला जाता है, तो क्या होता है कि वो जो जीन इसके अंदर गया था, अब ये जीन क्या करेगा, क्या बनाएगा, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, सही तरीके से जो हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा। जब अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं इसका शेप जो होता है सी शेप का हो जाएगा। अगर सी शेप का हो जाता तो वो क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स की दीवार होती है उसके ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये गमी नेचर का होता है, चिपचिपा जैसा होता है, तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे करके हमारी ब्लड वेसल्स को इस तरीके से पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगी, जिसके वजह से हमारे ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, और धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम देखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देख लीजिए बात करते हैं वही सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया के बारे में, मतलब अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हुए हैं तो कौन कौन से सिम्टम देखेंगे। सबसे पहले सिम्टम है कि वीकनेस उसको फील होगी, क्योंकि अगर आरबीसी नहीं रहेगा तो वीकनेस जाहिर सी बात होगी। ठीक है, उसको जो ब्रीदिंग होगी, ठीक है, उसको जो सांस है उसको फूलने लग जाएगी, सांस लेने की जो दर है वो कम हो जाएगी,
पेल स्किन मतलब कि स्किन पीले होने स्टार्ट हो जाएगी, जो उसका पैर होता है वहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, विजन प्रॉब्लम होने लगेंगे मतलब कि आई जो होती है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो हार्ट डिजीज होना मतलब कि हार्ट डिजीज होने लग जाएंगी, जैसे स्ट्रोक हो गया, इन सारे ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, फैटिग मतलब चक्कर आएंगे, और जो हमारा इम्यून सिस्टम हो हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर ट्रीटमेंट करवाना सिकल सेल एनीमिया का, इसके लिए आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। मतलब किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया है तो उसका ब्लड निकलवा के किसी एक मतलब कि अच्छे ब्लड को इसके अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर मतलब कि किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उसका बोन मैरो आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, और पेन रिलीफ मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो एक होता है हमारा ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में हमारा जैसे HB टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, और न्यू बर्न स्कैनिंग होता है। इन सारे टेस्ट को आप करवा सकते हैं। अब देख लीजिए आगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती क्या है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मतलब मैंने बताया कि जब क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा कम होने लगती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमें जो एनीमिया होती है उसको बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। और ये आयरन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो हमारे मतलब कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल्स होता है इसके अंदर 4 इस तरीके से हमारे आयरन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मैंने नीले कलर के बना दिए हैं। तो 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये आयरन के मॉलिक्यूल्स मतलब एक आयरन का मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके पास ले जाने का काम करता है। अब मान लीजिए कि अगर यही आयरन क्या होते कम हो जाते, मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारे, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब मान लीजिए 3 क्या हो गए, यहाँ से कम हो गए, तो एक मॉलिक्यूल्स बचा, मतलब कि एक हमारे आयरन के मॉलिक्यूल्स बचे। अब ये एक ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ले जाएंगे, लेकिन हमारे बॉडी को कितनी जरूरत थी, 4 थी। धीरे धीरे क्या होने लगेगा, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे ऑर्गन्स जो होंगे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में, मतलब किन किन कारणों की वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। तो सबसे पहला कारण है कि अगर आप मतलब कि आयरन रिच जो फूड नहीं लेते हैं तो उसके वजह से हो सकता है। अगर आपका ब्लड लॉस हो गया, मतलब कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, मतलब किसी कारणवश अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया तो उसके वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी है तो उसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे ब्लड निकलते हैं, तो उसके वजह से हो सकता है। अगर आपकी बॉडी जो होती है, मतलब कि जो GIT सिस्टम होता है, अगर ये आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है तो उसके वजह से भी हमारा जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। अब देख लीजिए बात करेंगे यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के बारे में, मतलब अगर किसी को एनीमिया हुए तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहला लक्षण उसको फैटिग और वीकनेस, मतलब चक्कर आएगा, और उसको वीकनेस कमजोरी जैसे फील होगी, मतलब उसकी स्किन पीली हो जाएगी, उसका जो ब्रीदिंग होगा शॉर्ट हो जाएगा, उसको कोल्ड हेड, या तो मतलब कि जो उसके पैर रहेंगे, पैर का जो तलवा रहता है और हाथ का तलवा जो रहता है वो हमारा बहुत ही ठंडा रहेगा, उसको चेस्ट पेन होने लगेंगी, उसको भूख नहीं लगेंगी। ये सारे जो है सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं हम पैथोजेनेसिस, मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में, मतलब कि जो एनीमिया होती कैसे इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो एनीमिया जो होती है कई सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा आपके ब्लड लॉस हो गए हैं, मान लीजिए अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो उसके वजह से आपके ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड आ रहे हैं, अगर किसी को चोट लग गई है, इन सारे कारणों की वजह से आपके ब्लड लॉस हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी जो होती है आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तब भी आपका मतलब कि आयरन की कमी हो सकती है। अगर आप आयरन रिच फूड नहीं ले रहे हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट है, उन सारी चीज़ों को नहीं खा रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि आयरन की कमी हो सकती है। अब मान लीजिए कि ये हमारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इन सारे कारणों की वजह से आयरन की डिफिशियंसी हुई, तो जो बचा हुआ हमारा आयरन होता है उन सारे आयरन्स को हमारा जो लीवर होता है, जो बोन मैरो होती है और जो अदर्स ऑर्गन्स होते हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर आयरन की मात्रा एकदम कम हो जाती है, जिसके वजह से RBC की संख्या घटने लगती है, और जिसके वजह से हमारे जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा जो होती है हमारे मतलब कि जो
बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं वहाँ पे घटने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वह सही तरीके से अपना काम नहीं करते, उसके जो फंक्शन जो उसकी एक्टिविटी होती है वह डिक्रीज हो जाती है। मतलब धीरे धीरे करके हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो हमारे डिग्रेड होने लगते हैं, मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के सिम्टम देखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब कि अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उसको आयरन सप्लीमेंट देना चाहिए। आयरन सप्लीमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे फेरस सल्फेट हो गए, फेरस फ्यूमरेट हो गए, इन सारे मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और आपको आयरन रिच फूड खाने हैं, मतलब कि ऐसा फूड जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप अमरूद खा सकते हैं, जैसे आप सेब खा सकते हैं, जैसे आप केले खा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के अंदर आयरन प्रेजेंट होते हैं। आपको टी और कॉफ़ी को एकदम छोड़ देने हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड के कम्बिनेशन वाली चीज़ें आपको लेनी है। और आपको आईवी जो मतलब कि आयरन को जो आईवी आते हैं उसको आपको लेना है। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो आप इसके डायग्नोसिस के लिए, मतलब आयरन डिफिशियंसी के बारे में अगर आपको पता करना है तो इसके लिए फुल ब्लड काउंट करवा सकते हैं, मतलब सीबीसी करवा सकते हैं, आयरन स्टडीज़ करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। हमने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में देख लिया, हमारा सिकल सेल एनीमिया हो गया, टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में हम लोगों ने डिटेल में सारी चीज़ें देख ली। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करने, डिटेल में लिखना सारी चीज़ें। तो अगर अभी तक आपने ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको जाके ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी जो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसकी पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देख लीजिए, बात करते हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। पार्किंसन डिजीज़ का मतलब होता है जब किसी भी पर्सन का मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। आप देखे होंगे जिसकी एज क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है तो क्या होते हैं उनके कोई हाथ हिलने लगते हैं, उनकी बॉडी हिलने लगती है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। मतलब उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। और जो हमारा पार्किंसन डिजीज होता है यह तब होता है कि जब हमारी ब्रेन की नर्व सेल जो होती है काम करना बंद कर देती है, सही तरीके से काम नहीं करती हैं, या हमारी जो नर्व सेल होती है वो अपने अंदर से सही अमाउंट में डोपामिन को रिलीज नहीं करती हैं। तो हमारा जो मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट हमारा सही तरीके से नहीं हो पाता, मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं एटियोलॉजी के बारे में। मतलब जो पार्किंसन डिजीज होता है किन किन कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला हो गया जेनेटिक कारण, मतलब कि अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ है, ठीक है, पार्किंसन डिजीज हो सकता है आपको भी हो जाए, ठीक है। अगर हेड के अंदर कोई भी ट्यूमर है या तो नियोप्लाज्म मतलब कि न्यू ग्रोथ हो गई, कैंसर लाइक ग्रोथ हो गया, तब भी हो सकता है। एथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, अगर ब्रेन के अंदर मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर अगर हमारे फैट का या तो कोलेस्ट्रॉल का क्या हो गया, प्लेग हो गया, तो उसके वजह से हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, अगर आप पुअर डाइट ले रहे हैं, अगर आप टॉक्सिन्स ले लेते हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से हमारा पार्किंसन डिजीज हो जाता है, हमारा मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। मतलब कि जो पार्किंसन डिजीज होता है ये कई सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे टॉक्सिन्स की वजह से, हेड ट्रोमा की वजह से, नियोप्लाज्म की वजह से। जब ये सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं तब ये क्या करते हैं कि हमारी जो नर्व सेल होती है उसको डैमेज कर देती है, हमारी ब्रेन की जो नर्व सेल होती है उसको डैमेज कर देती है। जब ब्रेन की नर्व सेल डैमेज हो जाएगी तो वो डोपामिन को रिलीज ही नहीं करेगी, मतलब कि डोपामिन का जो रिलीज है वो हमारा कम हो जाएगा। जब डोपामिन का रिलीज कम हो जाएगा तो हमारी जो क्या होंगी, जो सिग्नल्स होती हैं ब्रेन और बॉडी के बीच वो सही तरीके से नहीं हो पाती, जिसके वजह से हमारा जो मूवमेंट होता है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। मतलब कि मूवमेंट प्रॉब्लम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि हमारे जो कोई हाथ हिलने लग जाएंगे, कोई पैर हिलने लग जाएंगे, हमारी गर्दन हिलना स्टार्ट हो जाएगी, हम सही तरीके से चल नहीं पाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम मतलब कि दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, सारे सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं पार्किंसन बोल देते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं अगर किसी को पार्किंसन है। सबसे पहले है कि शेकिंग हैंड, आर्म, ऑल लेग, मतलब कि उसके जो हाथ रहेंगे, उसके जो लेग रहेंगे, जो उसकी आर्म रहेगी हमेशा हिलते डुलते रहेंगे, ठीक है। उसका मतलब कि फीट टाइट, मतलब कि उसके जो है पैर एकदम सीधे हो जाएंगे, मुड़ेंगे ही नहीं,
ठीक है। और मतलब कि हार्ड टू मूव, मतलब कि उसका चलना कठिन हो जाएगा, उसका मूवमेंट जो होता है स्लो हो जाएगा, वो सही तरीके से अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसके बॉडी के अंदर पेन होगी, उसको सोने में प्रॉब्लम होगी, ये सारे उसके अंदर सिम्टम दिख सकते हैं। अब इसके अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको अल्कोहल नहीं लेने हैं, आपको कोई भी सेडेटिव ड्रग मतलब कि कोई नींद लाने वाली दवा नहीं लेनी है, कोई एंटी हिस्टामिनिक दवा नहीं लेनी, मतलब कि एंटी एलर्जिक दवा आपको नहीं लेनी है, ठीक है। आपको कौन सी दवा लेनी है, आपको मतलब कि अगर आपको पार्किंसन से बचना, पार्किंसन का ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको एंटी पार्किंसन ड्रग लेनी है, मतलब कि एक ऐसी ड्रग जो पार्किंसन डिजीज को ठीक करती है, उसको बोलते हैं हम क्या, एंटी पार्किंसन ड्रग बोलती है। जैसे हमारा हो गया लियोडोपा हो गया, तो लियोडोपा का आप यूज़ कर सकते हैं पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लगभग यहाँ से हो गए 6 टोटल हो गए, 6 1 7 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।